Welcome, viewers. We are ready to initiate a new topic, and this is transcription and translation. Correct? So far, मैंने आपको अब तक इकोलॉजी पढ़ाई है और प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ाया है. करेक्ट? सो आज मैं थोड़ा सा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पोर्शन पढ़ाने जा रही हूँ, विच इज ऑल्सो माई फेवरेट टॉपिक, एंड दीज आर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन. करेक्ट? तो डीएनए रेप्लिकेशन आप पढ़ चुके हो डॉक्टर ए कुमार से, एंड दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ दैट, राइट? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में रेप्लिकेशन के बाद ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन. सो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सेल के अंदर, ठीक है, डीएनए होता है और ऐसा क्या होता है, मींस हमारी बॉडी का हर एक स्ट्रक्चर, हर एक फीचर डीएनए पे मौजूद जीन्स कोड करते हैं, राइट? सो व्हाट मेक्स देम टू रेप्लिकेट और ट्रांसक्राइब और ट्रांसलेट? ऐसा कैसे होता है उनके केस में, राइट? सो जस्ट लाइक आप टेप रिकॉर्डर में जैसे कुछ आप रिकॉर्ड करते हो, वैसे ही सेल के अंदर जो ये इंफॉर्मेशन होती है वो 3 तरह के इंस्ट्रक्शन में रिकॉर्ड होती है, जैसे कि आप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करते हो, राइट? और ये इंस्ट्रक्शंस हैं आपके, like when cell say, yes, when cell says replicate me, then your cellular machinery is ready and it understands that now cell needs replication. ठीक है? इसकी जरूरत कब पड़ती है? इन माइटोटिक सेल डिवीजन, है ना? जब सेल ग्रोथ हो रही होती है या जाइगोट से ग्रोथ होकर के एम्ब्रियो बन रहा होता है और फर्दर डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं, राइट? सेल से रेप्लिकेट मी मींस माइटोसिस हो रही है, तब डीएनए की ज्यादा जरूरत है, बिकॉज न्यूक्लियस डिवाइड होगा तभी साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा तभी न्यू सेल्स बनेंगी. ठीक है? उसी तरीके से दूसरा इंस्ट्रक्शन है मेक मी एन आरएनए. मेक मी एन आरएनए, जब ये इंस्ट्रक्शन बाउंस होता है तब सेल ट्रांसक्रिप्शन करती है कि अभी आरएनए की जरूरत है, तो जल्दी जल्दी आरएनए फॉर्मेशन करना है. एंड व्हेन इट सेज मेक मी अ प्रोटीन, देन इट मींस कि सेल वांट्स टू ट्रांसलेट. what thing cell wants to translate? The message which is written on the messenger RNA or mRNA, which is formed through transcription by the DNA using as a template. समझ में आई ये बात? ठीक है? ये एक टिपिकल सेल है, सेल के अंदर आपका डीएनए है. इसी डीएनए से रेप्लिकेशन हुआ जब ये स्ट्रैंड अनवाइंड होकर के खुला यहाँ से. सपोज ये नहीं है यहाँ पे, या लेट मी इरेज जस्ट अ मिनट. यस, तो ये यहाँ से अनवाइंडिंग हुई. ओके फाइन. यस, अनवाइंडिंग हुई और ये जो डीएनए डबल हेलिक्स था, ठीक है, यहाँ से ओपन हुआ और फर्दर यहाँ पे 2 स्ट्रैंड्स डीएनए के बन गए, लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड्स पे. ठीक है? ये तो आपका रेप्लिकेशन था. नाउ ये नया स्ट्रैंड बना. नया स्ट्रैंड जब डीएनए का बनता है तो जैसा आप पिक्चर्स में देखते हो या बुक्स में देखते हो, ये पूरा अनवाइंड नहीं होता. स्ट्रैंड बनते जाते हैं, बेसिस जुड़ते जाते हैं, डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते जाते हैं और फर्दर ट्विस्टिंग होने लगती है ना? डीएनए शुड लुक लाइक डीएनए. डीएनए ऐसा होता है. रेप्लिकेशन के लिए खुला, फिर से नया स्ट्रैंड बना और वापस से हेलिक्स बन गया. ठीक है? वापस से हेलिक्स बन गया. अब इसी डीएनए में अब मैसेज आया है कि मेक मी एन आरएनए. सेल वांट्स टू मेक आरएनए बिकॉज अभी रेगुलेशन की जरूरत है. एमआरएनए का काम मोस्टली रेगुलेशन का होता है. जब रेगुलेशन की जरूरत है सेल को, फिर से अनवाइंडिंग, फिर से अनवाइंडिंग हुई, बिकॉज बिना अनवाइंडिंग के इट्स नॉट पॉसिबल टू अटैच न्यू बेसिस ऑन द डीएनए, राइट? अब एक स्ट्रैंड पर आकर के आरएनए के बेसिस लगे. आरएनए के बेसिस मतलब AUCG, है ना? टी की जगह पे यू आ जाता है. ठीक है? ये आरएनए बन गया, राइट? तो इस स्लाइड में
अभी स्टार्टिंग में हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करेंगे। मींस ट्रांसक्रिप्शन मींस आरएनए फ्रॉम डीएनए, करेक्ट? ओके। The word gene refers to the functional unit of DNA that can be transcribed. जीन देखो डीएनए पे या कि क्रोमोसोम पे या डीएनए पे आपके इंट्रॉन भी होते हैं और एक्सॉन भी होते हैं, ठीक है? इंट्रॉन भी होते हैं और एक्सॉन भी होते हैं, राइट? इसमें से जो एक्सॉन होते हैं, दीज आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ डीएनए। इंट्रॉन्स कोड नहीं करते हैं, करेक्ट? तो हम जीन कैसे कहते हैं, ये एक बेसिक कंसेप्ट है, आप जान लो। जीन रिफर्स टू द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए दैट कैन बी ट्रांसक्राइब्ड। और डीएनए पे बहुत सारा अनट्रांसलेटेड यूटीआर रीजन होता है, यूटीआर रीजन होता है, अनट्रांसलेटेड रीजन, जो कि ट्रांसक्राइब नहीं होता है। दैट इज नॉट कॉल्ड एज जीन, करेक्ट? ओके। Thus, genetic information stored in DNA is expressed through RNA, ठीक है? और genetic information, as I told you, DNA में जो कुछ भी information है उसको एक्सप्रेस करने के लिए एक मीडिएटर चाहिए, एंड दैट मीडिएटर इज आरएनए और दैट मैसेंजर इज आरएनए, जो कि डीएनए के मैसेज को कैरी करता है। कैरी करके कहाँ जाता है हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हम डीएनए से उसका मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन देखेंगे, राइट? सो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन के लिए सबसे पहले 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए को अनवाइंड होना पड़ेगा, मैंने बताया आपको। ओके, 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए के अनवाइंड हो गए। इसमें से जो एक स्ट्रैंड होगा विच इज दैट विल बी नोन एज टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड क्यों कहेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड इसे? क्योंकि नो, दिस इज नॉट टेम्पलेट स्ट्रैंड। ओके, एक स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाता है विच इज नॉन कोडिंग स्ट्रैंड और एंटीसेंस स्ट्रैंड, और ऑन विच जिस पर ट्रांसक्रिप्शन होता है। आई वाज राइट, दिस इज नोन एज टेम्पलेट स्ट्रैंड, राइट? देखिए इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, इसलिए बहुत सारा कंफ्यूजन है, और यहाँ हम वो सारा कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए आए हैं। कैसे? जब हम एक ही टर्म के सारे सिनोनिम्स या सारे मीनिंग्स जान लेंगे तो हमारा कंफ्यूजन इरेज हो जाएगा, करेक्ट? तो टेम्पलेट स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड होता है जिस पर ट्रांसक्रिप्शन होता है। ये तो समझ में आ गया, क्योंकि रेप्लिकेशन में भी हमने देखा था टेम्पलेट मतलब वो एक बेस होता है जिसको बेस मान के वहां पे दूसरा काम होता है। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड का मतलब वो स्ट्रैंड हुआ जिसपे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ये हमें समझ में आ गया। बट ये नॉन कोडिंग स्ट्रैंड है, ये थोड़ा समझना मुश्किल है, और ये एंटीसेंस स्ट्रैंड है, ये भी थोड़ा समझना मुश्किल है, ठीक है? अच्छा, हम चलो नेक्स्ट स्ट्रैंड के बारे में बात करते हैं, ये वाला स्ट्रैंड जो कि नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है। अब इसमें कहा गया है कि नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड कोडिंग स्ट्रैंड होता है। नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड कोडिंग स्ट्रैंड होता है या सेंस स्ट्रैंड होता है? ये बात समझ में आई? नहीं आई? लेट्स स्टडी, देखते हैं क्या लिखा है, फिर पढ़ते हैं। और इस पे सेम सीक्वेंस होता है एज आरएनए ट्रांसक्रिप्ट व्हिच डज नॉट पार्टिसिपेट इन ट्रांसक्रिप्शन एंड इज रेफर्ड टू एज कोडिंग स्ट्रैंड और सेंस स्ट्रैंड। देखो मैं आपको मतलब सिंपल तरीके से समझाती हूँ। नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सीधे सीधे डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है? यहाँ पे दिस एंड दिस स्ट्रैंड जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो रहा है, दैट इज नोन एज कोडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि इस पे डीएनए के डायरेक्ट कोडॉन्स होते हैं। इट इज नोन एज सेंस स्ट्रैंड because of its orientation 5' to 3' direction, and it has same sequence as RNA transcript। इसका जो सीक्वेंस होता है वो सेम होता है जो कि RNA ट्रांसक्रिप्ट का होता है। देखो मैं तुम्हें अगर आपको आता है थोड़ा सा कोडॉन पेयरिंग करना, सपोज ये 2 स्ट्रैंड है डीएनए के, ठीक है? यहाँ पे अगर ए है, टी है, सी है और जी है, ठीक है? ये एक डीएनए का स्ट्रैंड हुआ, राइट? जब इस डीएनए पे आरएनए के स्ट्रैंड की मैचिंग होगी या आरएनए की बेसिस लगेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा? ए के सामने 2 की पेयरिंग होगी, टी के सामने ए की पेयरिंग होगी, जी सी के सामने जी, और ये समझ में आ गया? ठीक है? ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स में से लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड्स में से एक स्ट्रैंड है। हमने सिर्फ एक स्ट्रैंड यहाँ पे डीएनए का लिया है, ठीक है?
और हमने उसका ट्रांसलेशन किया। अब क्योंकि इस स्ट्रैंड पे ट्रांसलेशन हुआ है तो ये डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड है। ये समझ में आ गया आपको? ये डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड है जिस पे ट्रांसक्रिप्शन हुआ है और आरएनए बन गया है। नाउ वी विल टॉक अबाउट अनदर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए जहां पे ट्रांसलेशन नहीं हुआ है। तो आप सोच के बताओ कि क्या बता सकते हो कि इस स्ट्रैंड का बेस सीक्वेंस क्या होगा, इस डीएनए का सेकंड स्ट्रैंड का बेस सीक्वेंस क्या होगा? ये डीएनए का फर्स्ट स्ट्रैंड था, ये सेकंड स्ट्रैंड है। आप यहाँ पे अगर देखोगे डीएनए यहाँ से ओपन हुआ इस पॉइंट से, ठीक है? तो नेचुरली अगर ए है यहाँ पे तो डीएनए के सेकंड स्ट्रैंड पे यहाँ पे टी होगा। डीएनए में अगर यहाँ पे टी है तो यहाँ पे ए होगा एंड जी सी। करेक्ट? समझ में आ गया आपको? नाउ अब आप जरा गौर से देखो इस आरएनए के स्ट्रैंड को जो कि टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ पेयर किया हुआ है, और इस सेकंड डीएनए के स्ट्रैंड को जहां पे कोई कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ है। क्या ये दोनों बेसिस सेम है? अब बोलोगे टी के सामने तो यू अटैच है, पर रेस्ट ऑफ द बेसिस आर सेम। करेक्ट? इट मीन्स दैट बिकॉज आरएनए में ए की जगह पे यू होता है, इसलिए सिर्फ ए या यू के डिफरेंस को छोड़ के बाकी सारे बेसिस एक दूसरे के मैच करते हैं। किसके? नन टेम्पलेट स्ट्रैंड के, या फिर कोडिंग स्ट्रैंड के, या फिर सेंस स्ट्रैंड के। बात समझ में आ गई है? देखो जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और बेस पेयर का ट्रांसलेशन पूछेगा, या रेप्लिकेशन के बाद कोडॉन्स पूछेगा, या ट्रांसक्रिप्शन के बाद का पूछेगा, आपके माइंड में ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। करेक्ट? और क्लैरिटी तभी आती है जब आप शुरू से शुरू करते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, यू जस्ट इरेज ऑल और ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑन योर ओन। राइट? इरेज ऑल। ठीक है? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप डीएनए का क्वेश्चन एग्जाम में आपको नहीं समझ आया तो आप डीएनए से बनाना शुरू करो। ठीक है? डीएनए डबल हेलिक्स से बनाना शुरू करो, वहां से आप दो स्ट्रैंड्स को अलग करो, यहाँ पे आप रेप्लिकेशन शुरू करो। फर्दर आप यहाँ से इन रेप्लिकेशन शुरू करो, और रेप्लिकेशन में ऑब्वियसली एक स्ट्रैंड का काम होगा, इसका एक स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करेगा। सॉरी, रेप्लिकेशन में तो दोनों स्ट्रैंड्स पे काम होता है, और जहां पे ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है वहां पे इन दोनों में से कोई एक स्ट्रैंड पे होगा, और साइमल्टेनियसली इन दोनों में से किसी एक स्ट्रैंड पे होगा। ठीक है? और वहां से आप बेस पेयर्स का मैचिंग और पेयरिंग शुरू करो। ठीक है? तो हमें समझ में आ गया कि टेम्पलेट स्ट्रैंड को नन कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, और क्योंकि इस पे डीएनए के डायरेक्ट कोडॉन्स नहीं होते या ये कोड नहीं करते आगे जाके। ठीक है? और नन टेम्पलेट स्ट्रैंड इज नोन एज कोडिंग स्ट्रैंड। थोड़ा सा कंफ्लिक्ट है बट हम याद कर लेंगे। राइट? और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे इन हायर क्लासेस में आपको ये डिफरेंस और ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा। ओके, नाउ क्या होता है? द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन ट्रांसक्रिप्शन, जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसे कहते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है? स्टार्टिंग प्रोडक्ट को बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, क्योंकि ये जो बनता है, सपोज डीएनए से सिर्फ डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन में सिर्फ एमआरएनए ही नहीं बनता, हायर क्लासेस में पढ़ोगे उससे बाकी सारे भी बनते हैं, मतलब आरआरएनए भी बनते हैं, है ना? ओके, तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, आपके एमआरएनए की बात कर रहे हैं, तो डायरेक्ट डीएनए से एमआरएनए नहीं बनता, पहले प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनता है। और प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में कुछ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होते हैं जो कि एक्टिव आरएनए मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन मोस्टली यूकैरियोट्स में होते हैं। ठीक है? और इनका जो बेस्ट एग्जाम्पल है, जो टाइप है, वो है स्प्लाइसिंग, या कुछ टर्मिनल एडिशन या बेस मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं। जैसे जो आपका टीआरएनए है उस पे आपको कुछ ऐसे ऐसे बेसिस भी दिखेंगे जो कि नॉर्मली नहीं होते हैं, तो वो ट्रांसक्रिप्शन के बाद एड ऑन किए जाते हैं। एमआरएनए के केस में क्या होता है, कई बार टेलिंग होती है, ये एक्चुअली हायर क्लासेस की बात है। एमआरएनए बना तो उसमें 5 प्राइम एंड पे कुछ चेंजेस होते हैं और 3 प्राइम एंड पे भी कुछ चेंजेस होते हैं, और उसके बाद फाइनल एमआरएनए बनता है। ठीक है? तो डीएनए से डायरेक्ट एमआरएनए नहीं बनता इन यूकैरियोट्स, पहले प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनता है। राइट? Now we will talk about some differences of transcription in prokaryotes and eukaryotes, and it is written in the tabular form in this slide.
दैट पहले तो ये जान लीजिए कि ट्रांसक्रिप्शन होता कहाँ पे है। रेप्लिकेशन कहाँ हुआ था? इट वाज इन द न्यूक्लियस इटसेल्फ। और ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है? प्रोकैरियोट्स में, क्योंकि न्यूक्लियस नहीं होता, इट मींस ये साइटोप्लाज्म में होगा। यूकैरियोट्स में ये न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, ओके। और अ सिंगल आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइजेस ऑल 3 टाइप्स ऑफ आरएनए प्रोकैरियोट्स के केस में, बट यूकैरियोट्स के केस में स्टोरी इज डिफरेंट, और ये डिटेल में आपके कोर्स में नहीं है। करेक्ट। Now there are 3 stages of transcription and these are initiation, elongation and termination. और ये भी बहुत डिटेल में आपके नहीं है, बट जितना है उतना मैं आपको क्लियर करूंगी। लाइक टॉप ऑफ द स्लाइड पे आपको दिख रहा है डीएनए, और इसमें आपको कोडिंग स्ट्रैंड भी दिखाया गया है, इसमें आपको नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी दिखाया गया है, विच इज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड, जहाँ पे आपका ये हो रहा है ना। देखो इसमें डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को ब्लैक कलर में दिखाया गया है। ये जो लोअर वाला स्ट्रैंड है यहाँ पे, इसे टेम्पलेट स्ट्रैंड माना गया है क्योंकि यहाँ पे पिंक वाला आरएनए सिंथेसाइज हो रहा है, राइट। और ये है आपके आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जो कि स्टार्ट करता है इस इनिशिएशन की प्रोसेस को या इस ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को। आरएनए पॉलीमरेज की जब हम बात करते हैं तो इसमें 2 अल्फा सब यूनिट्स, एक 2 बीटा सब यूनिट्स और एक गामा सब यूनिट, सॉरी इसे क्या कहते हैं, सिग्मा सब यूनिट होती है, यानी कि टोटल 5 सब यूनिट्स इसमें होती हैं, राइट। और आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के स्पेसिफिक रीजन पे बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करता है, एंड दैट स्पेसिफिक साइट इज नोन एज द प्रमोटर साइट। ठीक है, आप याद कर लो क्योंकि आगे जो कुछ भी आप पढ़ोगे प्रमोटर साइट का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, नाउ जब पॉलीमरेज बाइंड कर गया प्रमोटर डीएनए पे, तब डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स अनवाइंड होना शुरू होते हैं, है ना। देखो बिना अनवाइंडिंग के, देखो यहाँ से ये खुल रहा है ना, यहाँ से ये अनवाइंडिंग शुरू हो गई है जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किया है। ठीक है, यहाँ से देखो अनवाइंडिंग स्टार्ट हो गई है ना, बॉन्ड्स जो हैं बीच के वो ब्रेक हो गए हैं। ओके, एंड एंजाइम स्टार्ट्स ट्रांसक्राइबिंग द टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, एंड द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट सिंथेसाइज्ड बेस ऑफ द आरएनए इज कॉल्ड द स्टार्ट साइट। देयर आर 2 डिफरेंट साइट्स, पहला जहां पे वो बाइंड करता है दैट इज द प्रमोटर साइट, और जहां ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट होता है, मतलब जहां फर्स्ट बेस आकर के आरएनए का बाइंड करता है, दैट इज नोन एज द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। ठीक है, नाउ एलोंगेशन की बात करें। अब बेस आके बाइंड कर गया, अब क्या होगा फर्दर? क्या एक बेस बाइंड करने से ट्रांसक्रिप्शन हो गया? नो, एक बेस बाइंड करने से ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ, अभी तो फर्दर बेसिस का एडिशन बाकी है और सब कुछ बाकी है, बॉन्ड्स फॉर्मेशन बाकी है। सो आरएनए पॉलीमरेज मूव्स अलोंग डीएनए टेम्पलेट एंड सीक्वेंशियली सिंथेसाइजेस द आरएनए चेन। ठीक है, तो जैसे ये जो आरएनए पॉलीमरेज होता है ये टेम्पलेट स्ट्रैंड पे मूव करता रहता है, और जैसे जैसे ये मूव करता रहता है वैसे वैसे उसमें नए बेसिस आके आरएनए के बेसिस यानी कि राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आके बाइंड करते रहते हैं और बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता रहता है। यहाँ पे आपको प्रमोटर दिखाया गया है, यहाँ पे आपको सिग्मा फैक्टर दिखाया गया है जो कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का होता है। ठीक है, जब 10 से 20 डीएनए बेसिस सिंथेसाइज हो जाते हैं एक साथ, तब जो ये आरएनए है ये एग्जिट होना शुरू कर देता है हेलिक्स के अंदर से, है ना, ये बाहर आना शुरू कर देता है, मतलब चेन की इलोंगेशन हो रही है, 20 न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज हो गए, ये बाहर की तरफ शिफ्ट हुआ, फर्दर 20 न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज हो गए, ये चेन बाहर की तरफ शिफ्ट हुई। और ये तब तक होती रहती है जब तक कि इसको एक टर्मिनेशन पॉइंट नहीं मिल जाता, या फिर टर्मिनेशन सीक्वेंस नहीं मिल जाता, जो कि ये सीक्वेंस है। और जब ये सीक्वेंस एनकाउंटर होता है वहां पर एक टर्मिनेशन प्रोटीन होती है दैट इज नोन एज रो प्रोटीन। वो क्या करती है कि यहाँ पे आकर के, सॉरी, हाँ, रो प्रोटीन यहाँ पे जब वो सीक्वेंस सपोज यहाँ पे आ गया AAU, व्हाट वाज द सीक्वेंस, सॉरी आई एम गोइंग बैकवर्ड्स, AAU AAA, ठीक है, AAU AAA, जब ये सीक्वेंस मिलता है तो यहाँ पर रो प्रोटीन होती है RH रो प्रोटीन, वो आके इससे बाइंड कर लेती है और फर्दर ट्रांसक्रिप्शन को रोक देती है। करेक्ट, एंड दिस इज द एंड ऑफ द एंड ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए यहाँ पे डीएनए से पूरी तरीके से डिटैच होके बाहर निकल जाता है। ठीक है,
और अब इस आरएनए में ऑन द बेसिस ऑफ ये प्रोकैरियोट में है, यूकैरियोट में फर्दर प्रोसेसिंग होती है। आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको। ओके, सो ये प्रोसेसिंग, अच्छा मैंने बनाया हुआ है, राइट। सो ये प्रोसेसिंग जो होती है आरएनए प्रोसेसिंग, द ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम द डीएनए इज कॉल्ड प्री एमआरएनए, यानी कि जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है, प्राइमरी, पहले तो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बना था, ठीक है, मैंने बताया था प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बना था, और उससे फिर प्री एमआरएनए बनता है, और इसमें एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों होते हैं, ठीक है। इंट्रॉन जो कि नॉन कोडिंग सेक्शन होता है डीएनए का, मैंने बताया था, और इंट्रॉन एक्सॉन्स कोडिंग रीजन होते हैं डीएनए के, ठीक है। प्री एमआरएनए नेवर लीव्स द सेल न्यूक्लियस, ये बात याद रखिएगा। प्री एमआरएनए जो कि अभी पूरा बना नहीं है, वो न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकल पाता, और इंट्रॉन्स की एक्साइजिंग होती है, वो रिमूव किए जाते हैं, और सारे एक्सॉन्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म एमआरएनए, ठीक है। मैंने आपको बताया था, देखिए आपको बताती हूँ। ये मान लो इंट्रॉन है, ये एक्सॉन है, ये इंट्रॉन है, ये एक्सॉन है सपोज। तो इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे स्प्लाइसिंग हुई, और यहाँ से इंट्रॉन्स रिमूव हो गए, और अब जो बचा दैट इज योर एक्सॉन, राइट। ये दोनों एक्सॉन्स ज्वाइन टुगेदर हुए, और अब ये मैच्योर आरएनए हुआ। फर्दर चेंजेस कुछ होने हैं 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड पे तो हो जाएंगे, और इसके बाद ही बनता है आपका मैच्योर मैसेंजर आरएनए, जो कि सेल से, न्यूक्लियस से बाहर निकल पाता है, करेक्ट, इन द साइटोप्लाज्म। एंड this is a picture showing the poly-A tailing of mRNA on this end and capping on this end, correct? Okay, poly-A tailing I think on the 5 prime end होती है, and capping, no sorry, poly-A tailing 3 prime end पे होती है, और capping होती है 5 prime end पे। I will later confirm, मैंने इस स्लाइड पे नहीं लिखा है, करेक्ट। और इस तरह से टेलिंग हुई, कैपिंग हुई, इंट्रॉन्स रिमूव हुए, और मैच्योर एमआरएनए बन गया, एंड दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, correct. So I'm going to end this lecture here, and in the next lecture we will study about the genetic code and translation. Happy learning.